दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को एक बार अंत तक जरूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदिल ने कमरे में धीरे से झांका। उसकी पत्नी अंजना 7 साल की टिकली को सीने से लगाए आंख बंद कर लेटी थी। वह अंजना का थका सा चेहरा देर तक खड़ा देखता रहा। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं अंजना की आंख लगी है या यूं ही आंख बंद कर लेटी है। वह खुद कहाँ सो पा रहा है। टिकली तो अब उसकी भी जान है। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी उसने देखा नन्हा सा चेहरा बुखार की तपिश से कैसा लाल सा हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं टिकली तेज बुखार से तप रही है। बस्ती के एक काम चलाऊ डॉक्टर ने दवाई तो दी है, कहा भी है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। इतने में अंजना ने आंखें खोली। देखा आदित्य गुमसुम खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसने टिकली को अपने सीने से धीरे से हटाया, उठकर बाहर आई। आदिल ने पूछा, बुखार कम लग रहा है? हाँ, थोड़ी तपिश कम है पर अभी भी है। पहले तो बदन जैसे जल सा रहा था। हाय, पता नहीं कब पहले की तरह चहकेगी भी या नहीं। आदिल, कहीं नन्हे से दिल को सब बताकर हमने गलती तो नहीं हुई? नहीं अंजना, कोई और बताए। इससे अच्छा था कि हम ही साफ साफ बता दें। दूसरे धर्म की बच्ची को पाल पोस रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। कभी भी किसी परेशानी में पड़ सकते थे। टिकली अभी तक अंजना के सीने से लगी सोई हुई थी। अंजना का उठकर जाना उसने महसूस किया। जरा सा हिली डुली तो अंजना फिर से उसे अपने से लिपटा कर लेट गई। आदिल भी नीचे बिछे बिस्तर पर लेट गया। अंजना की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। टिकली के मुंह से जैसे ही निकला माँ पानी, अंजना को लगा जैसे उसके बदन में किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ले कहकर पास रखा गिलास उसके मुंह से लगा दिया। टिकली ने अब भी उसकी उंगली पकड़ रखी थी। 2 दिन बाद अपने आप पानी मांगा था उसने। पूरा गिलास पानी पी लिया। अंजना ने पूछा, ठीक लग रहा है? कुछ खाएगी? ना में सिर हिलाकर टिकली फिर उससे लिपट गई। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी टिकली कहाँ गई? अंजना मुस्कुरा दी, उसे सीने से भींच लिया। यह रही मेरी टिकली। टिकली लगाओ ना माँ। हाँ ये लो, कहती हुई उसने अपने तकिए पर लगी बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। टिकली ने बिंदी को सीधा किया, फिर निढाल लेट गई। अब तक आदिल भी टिकली की आवाज़ सुनकर आ गया था। कैसी है हमारी बिटिया? टिकली कुछ बोली नहीं, बस आंखें बंद किए लेटी रही। अंजना ने कहा, कमजोरी बहुत होगी। फिर छूकर दोबारा देखा, अभी तो बुखार तेज ही लग रहा है, सुबह तक उतरना चाहिए। हाँ तुम अब थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगी। आदिल फिर लेट गया। अंजना को भी अभी टिकली की बिंदी ठीक करना याद आ गया। इसे अपनी माँ की याद आती होगी। 7 साल की ही है तो क्या हुआ, कुछ तो याद होगा ही। इसे सब सच बताकर कोई गलती तो नहीं हुई। जब से सच सब बताया है तभी से बुखार में पड़ी है। टिकली को देखते देखते उसके सामने अर्सी का चेहरा घूम गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। रोते रोते अचानक हिचकियां बंद गई। टिकली की नींद खुल गई। छोटे छोटे गर्म हाथ अंजना के गाल पर रख दिए। माँ अर्सी की याद आ गई? अंजना ने हाँ में सिर हिला दिया। तुरंत अपने आंसू पूछा, थोड़ा दूध पिएगी? टिकली ने हाँ में सिर हिलाया तो अंजना ने तुरंत बिस्तर छोड़ा और उसके लिए दूध ले आई। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपटी लेट गई। टिकली फिर सो गई। अंजना को लगा पानी भी खुद मांग कर पिया है, थोड़ा दूध भी लिया, शायद टिकली को अब थोड़ा आराम हो रहा है। अर्सी भी जब बीमार हुई ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करती तो अंजना समझ जाती थी कि अर्सी ठीक हो रही है। अंजना के कलेजे में अपनी बेटी को याद कर
फिर एक हुक सी उठी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का कोरोना महामारी का भयावह मंजर घूम गया, जब अपनी जान बचाना ही लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। पता नहीं कैसे अर्शी इसकी चपेट में आ गई थी। सरकारी अस्पताल में कैसे डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ा कर उसने और आदिल ने अर्शी को एडमिट किया था। पूरे 4 दिन अस्पताल से दूर भूखे प्यासे खड़े रहते। बड़ी मुश्किल से एक बार अर्शी को देखने को किसी तरह घुस गए थे, तो वहाँ एक कोने में फटे हाल से राधा और रमेश भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। राधा समझ गई थी कि अर्शी के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी अंजना से थोड़ी बातचीत भी हुई थी। यह समय ऐसा था कि अपने भी अपने नहीं रहे थे, या ये कह सकते हैं कि रह नहीं पा रहे थे। अपनों के लिए भी कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था। जब राधा और रमेश को समझ आ गया कि वे नहीं बचेंगे, तो राधा ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ अंजना के सामने हाथ जोड़ दिए। बहन, हम दानापुर बिहार से यहाँ काम धंधे के लिए आए थे। अब सब छूट रहा है। मेरी 4 साल की टुकली कमरे पर अकेली है, भूखी प्यासी। पता नहीं कोई उसे खाना भी दे रहा होगा या नहीं। उसे तुम अपने पास रख लोगी, कहकर राधा ने अपने कमरे की चाबी अंजना को सौंप दी थी। आपके कोई रिश्तेदार? नहीं, टुकली के पिताजी अनाथालय में पले हैं और मेरे मायके में भी कोई इसे देखने वाला नहीं बचा। यह महामारी सबको ले गई। उसी दिन अर्शी ने भी अंतिम सांस ली। रोते कलपते आदिल और अंजना को अर्शी का शव भी नहीं दिया गया था। यह ऐसा भयानक समय था कि किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि कौन मर रहा है, कौन घर जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था। अस्पतालों में डॉक्टर्स को घर गए कई दिन बीत रहे थे। रात दिन बस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती। सूनी सड़कें, हर तरफ मौत की चुप्पी। इंसान घर से निकलते हुए डरता था, कहीं मौत घात लगाए न बैठी हो। ऐसी बीमारी कभी किसी ने देखी नहीं थी। ऐसे में अर्शी का दिल में मातम मनाते आदिल और अंजना सीधे राधा के कमरे पर पहुँचे। वहाँ आसपास के किसी घर से कोई टिकलू को खाना पीना दे जाता था। जैसे ही अंजना ने अकेली रह रही डरी सहमी बिल्कुल टिकलू को देखा, वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उससे कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है। तुम्हारे माँ बाबा दोनों बहुत बीमार हैं। उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। यह कहकर उसने आदिल की तरफ इशारा किया था। आदिल ने स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। अब टिकली हमारे साथ रहेगी। इस समय लोगों के पास दूसरों के घरों में जिंदगी में ताक झांक करने का समय नहीं था। अंजना और आदिल ने चुपचाप धीरे धीरे राधा का कमरा खाली कर दिया और टिकली को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। जब बसें चलनी शुरू हो गई तो थोड़े दिनों बाद अपना कमरा भी खाली करके बनारस की इस बस्ती से काफ़ी दूर एक और जगह अपना नया ठिकाना बना लिया। टिकली कई दिन गुमसुम रही, पर बालपन जल्दी ही नई जगह रमना जानता है। आदिल और अंजना उस पर अपना इतना लाड़ उड़ेलते कि वह अब जल्दी ही उनसे घुल मिल गई थी। अर्शी की याद अंजना और आदिल को तड़पाती। वे अकेले में बैठकर रो भी लेते, पर टिकली को देखकर फिर जीने की कोशिश करने में लगे थे। धीरे धीरे महाविनाश के बाद जद्दोजहद के साथ जीवन पटरी पर लौट रहा था। इस महामारी में हर वर्ग पर कहर टूटा था। अमीरों का पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया था। गरीबों पर गरीबी और बीमारी की दोहरी मार पड़ रही थी। अब आदिल ने फिर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अंजना भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। अर्शी की तरह टिकली को पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी भी उठानी थी। अर्शी और टिकली एक ही उम्र की थी। अर्शी के कपड़े पहनकर जब टिकली आदिल और अंजना के सामने खड़ी होकर हंसती,
खिलखिलाती दोनों के आंसू बहते चले जाते। टिकली ने एक दिन खुद ही बताया था, पता है माँ, मुझे टिकली क्यों कहते हैं? माँ कहती थी कि मुझे उनके माथे की टिकली बहुत अच्छी लगती थी। मैं वहीं छेड़ती रहती थी और खुद भी लगाती थी, इसलिए मेरा नाम ही टिकली पड़ गया। वह अपने ही नाम पर हंसती रहती। टिकली कई बार सोते सोते चौंक कर उठ बैठती, अपनी माँ को ढूंढती। अंजना उसे बहला लेती। धीरे धीरे वह अंजना और आदिल के नए ठिकाने में रमती गई। अंजना पहले बिंदी नहीं लगाती थी, पर टिकली कहीं से भी कुछ लाकर उसके माथे पर लगा देती। कहती, मेरी माँ बहुत अच्छी टिकली लगाती है। टिकली को अपनी माँ इसी बात पर अक्सर याद आती। अंजना उसकी खुशी के लिए अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती। एक दिन अंजना और आदिल टिकली को अपनी गोद में लिटाकर आपस में बात कर रहे थे। टिकली बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम टिकली को न हिंदू न मुसलमान बनने पर जोर देंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम उसे किसी भी धर्म की बातों में फंसने ही नहीं देंगे। इस महामारी में कौन सा धर्म किसके काम आया है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब तो चले गए, किसी को कौन बचा पाया? हर धर्म का इंसान तड़पता चला गया है, लाशों तक का तो कोई ठिकाना ना रहा। सच पूछो आदिल, मैं तो जैसे अब नास्तिक सी होती जा रही हूँ। बस अपनी अर्सी जैसी टिकली को अब डॉक्टर ही बनाना है, चाहे इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़े। और अब 2 दिन पहले ही अंजना और आदिल ने आपस में बात की थी। आदिल ने कहा था, अंजना, टिकली को अब बता दो कि उसके माता पिता नहीं रहे। थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर से नई बातों से घबरा ना जाए। अभी तो एडजस्ट कर भी लेगी, हमसे थोड़ी मिलजुल गई है। ईमानदारी से अब उसे समझा देते हैं। अंजना ने भी अपनी सहमति दे दी थी। दोनों ने उस दिन टिकली को बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं बचे, अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। टिकली चुपचाप बैठी रही थी, फिर रोई और रोते रोते ही उसे बुखार चढ़ता चला गया था। 7 साल की बच्ची के लिए अब यह सब सहना कैसा होगा? वह ठीक होकर क्या कहेगी? उनके साथ खुशी खुशी रह लेगी या दुखी होकर मजबूरी में रहेगी? क्या उसे इतने दिन में हमसे प्यार नहीं हो गया होगा? अर्सी और टिकलू में कोई फ़र्क तो हमने कभी समझा नहीं। आदिल और अंजना के मन में बस यही सब चलता रहता। अंजना ने एक ठंडी सी सांस भरी तो टिकली जाग गई। उसकी हथेलियाँ अंजना के गर्दन पर टिकी थी। हथेलियाँ कुछ भीगी सी लगी तो अंजना चौंकी। शायद टिकली को बुखार टूटा था, पसीना आ रहा था। वह उठकर बैठ गई। टिकली का माथा छुआ, पसीना से तर था। उसने फौरन आदिल को आवाज़ दी, आदिल देखो तो, टिकली का बुखार उतर रहा है शायद। आदिल उठकर आया, थर्मामीटर टिकली की बाह में रखा। अंजना ने अपनी आंखें पोंछी, जिनमें अर्सी की यादों में एक बार फिर नमी उतर आई थी। ऐसे ही तो बीमारी में अर्सी उसके साथ लिपटी रहती थी। टिकली कभी आदिल को देख रही थी, कभी अंजना को। कुछ बोली नहीं तो अंजना ने पूछा, क्या हुआ टिकली? तो फिर मेरे माँ पिताजी मर गए, अब कभी नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे पर हम हैं ना, तू अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। अंजना और आदिल का दिल जोर से धड़क रहा था। अब पता नहीं टिकली क्या सोच रही होगी, कहीं शोर सा ना मचा दे। आसपास वाले तो उसे उनकी बेटी ही समझते थे, कहीं वे किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। दोनों मन ही मन बहुत डर रहे थे। टिकली की एक हरकत उन्हें जेल भी पहुंचा सकती थी, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। टिकली के माता पिता ने ही उन्हें टिकली सौंपी थी, पर उनके पास इस बात का कोई सबूत तो था नहीं। दोनों की निगाहें टिकली पर टिकी थी। कमज़ोर सी आवाज़ में टिकली ने कहा, पिताजी थर्मामीटर देखो ना, कितनी देर हो गई। अरे वाह, बुखार तो बहुत कम हो गया। थर्मामीटर देखते हुए आदिल ने खुश होते हुए कहा,
चलो अब टिकुली को कुछ खिलाओ अंजना, उसने कब से कुछ नहीं खाया है। अंजना ने फौरन उसके लिए पतली पतली खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक खिचड़ी बनी उसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाती रही। फिर खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। धीरे धीरे टिकुली ठीक हो रही थी। आदिल ने काम पर जाना शुरू कर दिया। अंजना अभी टिकुली की देखरेख के लिए घर पर ही थी। वह देख रही थी कि टिकुली ठीक तो हो रही है पर थोड़ा चुप सी रहती है। अब स्कूल खुलने लगे थे। पिछले कई महीने तो बच्चे घर में बंद ही रहे थे। अब सड़कों पर स्कूल बसें एक लंबे समय बाद दिखती। कोरोना महामारी बच्चों के बचपन का बहुत ज़रूरी समय खा गई थी। अभी टिकुली का एडमिशन करवाना था, उसमें कोई अड़चन ना आ जाए, यह चिंता भी थी। इन सब से अलग टिकुली का थोड़ा चुप रह जाना दोनों को अखर रहा था। वे दोनों अपनी तरफ से टिकुली को संभालने के लिए समय दे रहे थे। एक दिन अंजना ने टिकुली को अपने पास लिटा लिया। प्यार से पूछा, टिकुली क्या सोचती रहती है? अब तो ठीक हो गई है ना, अब स्कूल जाना है। टिकुली अंजना को देखती रही, फिर पूछा, माँ आप लोग तो मर नहीं जाओगे ना? क्या? अंजना हैरान सी उठकर बैठ गई। माँ मुझे आजकल बहुत डर लगता है। ओह मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती रहती है? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तुझे बहुत पढ़ाना लिखाना है। हाँ और मुझे डॉक्टर भी बनना है ना। कहते हुए टिकुली जोश से उठकर बैठ गई। तकिए पर लगी अंजना की बिंदी को ठीक करते हुए उससे फिर लिपट गई। कुछ दिनों से घर में पसरा सन्नाटा दुम दबाकर कहीं भाग गया था। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।